हाय। जिंदगी के सफर की कहानी के साथ मैं अशरफ करीम एक बार फिर हाजिर हूं। एक अजीब सी कैफियत है मेरी, एक इज़्तिराब है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि महाराष्ट्र में अचानक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई क्योंकि असेंबली का चुनाव नजदीक है। कहा तो यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जब राज्यों के चुनाव की शुरुआत होगी तो महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा। घोषणा हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, महाराष्ट्र को छोड़ दिया गया। उसके पीछे की वजह वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसकी वजह यह है कि दो क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता और विपक्ष दोनों में हैं। खास की अगर बात करें तो शिवसेना और एनसीपी, और दो राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी। इस बार के चुनाव में चार क्षेत्रीय पार्टी होंगी। शिवसेना, वो गुट जिसकी अध्यक्षता एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, और शिवसेना जिसकी अध्यक्षता उद्धव ठाकरे साहब कर रहे हैं। एनसीपी जो सत्ता में है, अजीत पवार साहब सत्ता के साथ हैं। विपक्ष में शरद पवार जी। शरद पवार जी के बारे में अगर कहा जाए तो उन्हें असल चाणक्य माना जाता है राजनीति का। वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस में थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी पार्टी बनाई महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब सत्ता में आई तो उससे पहले कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में हुआ करती थी, यानी शरद पवार साहब की पार्टी सत्ता में थी कांग्रेस के साथ। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दो विपरीत आइडियोलॉजी की जो पार्टी थी उसे एक किया। यानी महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनी तो कहा जाता है कि की पर्सन शरद पवार जी ही थे, जो शिवसेना और कांग्रेस को साथ लाए थे और खुद भी साथ थे। उसने सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ थी। उसके बाद यह भी पहला ऐसा कोई वाकया है जो मैंने सुना हो या आप लोगों ने भी सुना हो कि जो पार्टी सत्ता में है उसी ने सरकार गिरा दी और फिर उसी पार्टी ने सरकार बनाई। ये और बात है कि उसमें दो फाड़ हो गया था। एक तरफ वो शिवसेना जिसकी कमान उद्धव ठाकरे साहब के पास थी, और दूसरी तरफ वो शिवसेना जिसकी कमान एकनाथ शिंदे साहब के पास है। एकनाथ शिंदे साहब वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, यानी वो शिवसेना सत्ता में है। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे थे, जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आज विपक्ष में है। तो इस तरह से अजीत पवार साहब तब भी सत्ता में थे, मंत्री थे, आज भी सत्ता में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी दो हो चुकी है। खैर, बहुत सारा घमासान हुआ, जिसे राजनीतिक सुनामी कहा जाता है कि एक सुनामी आ गई थी महाराष्ट्र की राजनीति में। भाग दौड़ शुरू हुई, चुनाव आयोग के पास गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन आखिर में फैसला यह हुआ कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। उसका फैसला ही सर्वोपरि माना जाएगा। तो यह जिम्मेदारी जनता पर रख दी गई है कि वो तय करे कि असली कौन और नकली कौन। तो उस हिसाब से जनता की जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि एक बार इंसान जब किसी प्रोफेशन से जुड़ जाता है तो सारी जिंदगी उससे जुड़ा रहता है, या फिर उसका नाम उस प्रोफेशन से जुड़ा ही रहता है। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में जब कोई मुंशी हो जाया करते थे तो उनके नाम के साथ मुंशी जुड़ जाता था, भले वो काम करें या ना करें। ब्रिटिश काल में बड़ा पद हुआ करता था,
अगर कोई सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा बन जाए तो जिंदगी भर उसके नाम के साथ जुड़ जाता था। आज भी अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, तो वो आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। भले आप रिटायर हो जाएं या नौकरी छोड़ दें, लेकिन आपके नाम के साथ ये पदवी जुड़ी रहती है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनके साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक वैसे ही पत्रकारों के साथ भी। मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिसकी हॉबी ही प्रोफेशन बन गई। जिसने मास कॉम एंड जर्नलिज्म किया था तो जर्नलिज्म का मौका मिला। थिएटर भी करता रहा हूं तो कलाकार भी बना, कई सारे सीरियल भी किए, फिल्म, और अब भी काम कर रहा हूं। तो कहना मकसद ये है कि मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा पत्रकारिता का है मेरी ज़िंदगी। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो वो जाग गया है और वो चाहता है कि ये जो खबरें हैं जो आज चल रही हैं, जिस तरह राजनीतिक उठापटक है महाराष्ट्र में, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मौका मिले तो वो भी मैं आप तक पहुंचाऊं, और वैसे ही पहुंचाऊं जैसा कुछ हो रहा है यहाँ। जो तम पैतारी भी चल रही है, जो लोग बहुत ही संयम के साथ आगे चलते थे, जिनके बारे में कहा जाता था बहुत शांत हैं, उन्हें आजकल के माहौल ने, आजकल की राजनीति ने उग्र बना दिया है। उग्रता उनमें भी देखी जा रही है। उन पे जूते चला रहे हैं। एक रैली निकली थी, उस खबर के हवाले से मैं बता रहा हूं। उन पे जूते चला रहे हैं जो कभी उनके साथ हुआ करते थे, साथ छोड़ के चले गए, आज मुख्यमंत्री हैं। चलाने वाले हैं, वो तब मुख्यमंत्री थे। तो ये सब कुछ हो रहा है। और रहा सवाल, जब तक शरद पवार जी सक्रिय राजनीति में हैं, कुछ न कुछ तो बड़ा होता रहे। कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको चौंका जाएगा। जैसे हम सब चौंक गए थे कि शिवसेना और कांग्रेस एक हो, शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़, उसी तरह की चीजें देखने और सुनने को मिलती रही। हालांकि अजीत पवार साहब को पटखनी वो दे चुके हैं लोकसभा चुनाव में। ठीक उसी तरह उद्धव ठाकरे साहब लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट रहा उनकी पार्टी का, इतनी सारी दुश्वारियों के साथ भी। चुनाव चिन्ह तक उनके पास नहीं था अपना, लेकिन जनता की अदालत से जो फैसला आएगा असेंबली चुनाव के बाद, वो असल में तय करेगा कि कौन असली और कौन नकली, दोनों पार्टियों के लिए, शिवसेना और एनसीपी के लिए। तो ये एक इस्तराब था प्रोफेशन के अनुसार। ये कहानी थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। अगर आपने पसंद किया तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए ना, सीट बंटवारे को लेकर आपस में खींचतान जारी है। पार्टियां 6 होंगी तो टिकट या सीट बंटवारा, उसका घमासान जारी है। और घमासान का आलम यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, यानी एनसीपी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच घमासान जारी है। दूसरी तरफ गठबंधन का नाम जो इंडिया गठबंधन दिया गया, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब, वो उस तरफ हैं। उनके बीच भी खींचतान जारी है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपसी सहमति से वो तय कर लेंगे। बयानबाजियां नहीं चल रही। दूसरी तरफ बयानबाजियां चल रही, एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। सत्ता में साथ हैं लेकिन कटाक्ष किया जा रहा है। शिवसेना के कुछ नेता हैं जो एनसीपी के नेता पे कटाक्ष कर रहे हैं। उसी तरह शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में इक्वेशन नहीं बैठ पा रहा है। जो मास्टरमाइंड थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी काफी परेशान हैं।
और उन्हें वो हासिल नहीं हो पाया जो वो हासिल करना चाहते थे। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके थे और बहुत उनका टेन्योर बहुत ही कामयाब रहा 5 साल का। तो जाहिर सी बात है, कामयाबी के साथ जिस पद पे आप बने हुए थे उसी पद पे जाना था, या जाने की कोशिश करता है इंसान। अगर वो न मिले, आपका डिमोशन हो जाए, तो वो परेशान करता है व्यक्तिगत रूप से। तो वो परेशानी जुड़ी थी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, लेकिन हाईकमान का जो आदेश था वो उन्हें मानना था। तो न चाहते हुए भी वो उप मुख्यमंत्री बने। सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की रस्साकशी चल रही है, जिस तरह के कटाक्ष एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, वो देखने सुनने लायक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जिस तरह की कहानियां क्षण के बाहर निकल रही हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो वोटर हैं, उनके लिए तो बहुत मायने रखता है, लेकिन देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे।